नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट में एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आज इसमें पढ़ेंगे कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है और इसके साथ ही हम इसकी एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे और साथ ही हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ऐसा मेथड है जिसमें प्रोसेसेस को प्रायोरिटी के बेस पर एग्जीक्यूट किया जाता है। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, सीपीयू उससे पहले एग्जीक्यूट करेगा और जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी लो होती है उसको सीपीयू प्रिम्प्ट कर देता है। एक बात आप ध्यान रखना, कई जगह पर मेंशन किया होता है कि जो बड़ा नंबर है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है या जो छोटा नंबर है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो कई बार 0 इज दी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और 1 इज दी लोएस्ट प्रायोरिटी होती है और कहीं पर 1 इज दी हाईएस्ट प्रायोरिटी और 0 इज दी लोएस्ट प्रायोरिटी। तो जो प्रायोरिटी है वो डिपेंड होती है मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, टाइम रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के भी दो टाइप्स होते हैं जिसमें फर्स्ट है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है, जब रेडी क्यू में आने वाली कोई न्यू प्रोसेस उसकी प्रायोरिटी हाई होती है तो सीपीयू जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसको वो प्रिम्प्ट कर देता है और जो प्रेजेंट में हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आई है उसको पहले वो एग्जीक्यूट करेगा। देन नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। इस शेड्यूलिंग में तब तक सीपीयू करंट प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करेगा जब तक वो उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर देता, फिर चाहे उसको कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रिक्वेस्ट क्यों ना करे। द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। एक सीपीयू एल्गोरिथम वो प्रोसेसेस को उसकी प्रायोरिटी के बेस पर शेड्यूल करता है। इस एल्गोरिथम को बैच प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए कि दो जॉब्स की जो प्रायोरिटी है वो सेम है और अगर वो दोनों रेडी क्यू में एंटर करते हैं तो वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड वाला मेथड अप्लाई किया जाता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हर एक प्रोसेस को एक नंबर असाइन किया जाता है जो उनके प्रायोरिटी लेवल को इंडिकेट करता है। यहाँ पे जो नंबर लो है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल 0 इज दी हाईएस्ट प्रायोरिटी और 1 इज दी लोएस्ट प्रायोरिटी। मतलब कि जो काम हम पहले करते हैं उसको हमने 0 से इंडिकेट कर दिया यानी कि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस उसे दी हमने और उसके बाद जो काम हमने करना है उसे हमने 1 से इंडिकेट कर दिया यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी। इस टाइप के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस अराइव करता है तो सीपीयू जो है वो करंटली रनिंग प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर देता है और जो न्यू प्रोसेस आया है हाई प्रायोरिटी वाला उसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। अब हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, P1 to P4 और उसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है P1 का 21, P2 का 3, P3 का 6 एंड P4 का बर्स्ट टाइम है 2 और साथ में इसकी प्रायोरिटी दी हुई है। P1 की प्रायोरिटी है 2, P2 की 1, P3 की 4 और P4 की 3। अब इस प्रायोरिटी के बेस पर ही हम 1 by 1 प्रोसेसेस को रेडी क्यू में एंटर करवाएंगे और जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी उस प्रोसेस को जो सीपीयू है वो रनिंग स्टेट में लेके जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पे 1 इज दी हाईएस्ट प्रायोरिटी और 4 इज दी लोएस्ट प्रायोरिटी। अब प्रोसेसेस की इस प्रायोरिटी के बेस पर ही हम एक गैंट चार्ट तैयार करेंगे। तो आप पिछली स्लाइड में टेबल को अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और इस गैंट चार्ट को उस टेबल के साथ मैच कीजिए। तो उसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी थी प्रोसेस P2 की, तो हमने P2 को पहले एग्जीक्यूट करवाया। उसके बाद प्रोसेस P1, देन प्रोसेस P3। तो गैंट चार्ट तैयार करने के बाद अगर हमने प्रोसेसेस का रिस्पांस टाइम चेक करना है तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम रिस्पांस टाइम हमेशा प्रोसेसेस की राइट साइड में हर एक प्रोसेस के सबसे लास्ट में चेक करेंगे। तो जैसे P2 सबसे लास्ट में उसका रिस्पांस टाइम क्या था, अब
P2 यहीं पे खत्म हो गया तो उसका रिस्पॉन्स टाइम है 3, यानी कि P2 आगे तो कहीं भी नहीं है, तो इसलिए अब आगे P1 उसका रिस्पॉन्स टाइम है 24, इसी तरह P4 का रिस्पॉन्स टाइम है 26 और P3 का रिस्पॉन्स टाइम है 32। इसी तरह अगर हमने वेटिंग टाइम निकालना है तो उसको हम लेफ्ट साइड से चेक करेंगे। तो P2 का वेटिंग टाइम था 0, P1 का 3, P4 का 24 और P3 का 26। इस तरह इसी की हेल्प से एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ वेटिंग टाइम ऑफ ऑल प्रोसेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाता है 13.25 मिलीसेकंड। इसी तरह आप इसका टर्न अराउंड टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हो। प्रोस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यानी कि एडवांटेजेस। इस तरह के शेड्यूलिंग मेथड को यूज करना इजी होता है क्योंकि इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो प्रायोरिटी के बेस पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो इसलिए जिन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी हाई होती है उनको लंबे समय तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेथड एक गुड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर हर एक प्रोसेस के रिलेटिव इम्पोर्टेंस को प्रिसाइजली डिफाइन किया जा सकता है। ये मेथड फ्लक्चुएटिंग टाइम और रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है। एंड देन लास्ट इज कॉन्स ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। यदि सिस्टम इवेंचुअली क्रैश हो जाता है तो सारी जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, यानी कि डैमेज हो जाती हैं। अगर सीपीयू हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है तो वहां पर क्या होता है कि जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस हैं वो स्टार्व हो जाती हैं और ज्यादा टाइम लगने की वजह से वो इनडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाएंगी। तो इस तरह ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस को इनडेफिनिट टाइम के लिए वेटिंग स्टेट में छोड़ देता है। तो ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है जब वो रन होने के लिए रेडी क्यू में आती है, लेकिन उसे सीपीयू की वेट करनी पड़ती है क्योंकि उस टाइम कोई अदर प्रोसेस रन हो रही होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।